पूछना चाहती हूं कि 2024 के जो चुनाव हैं वो क्या पहले से ज्यादा हाई वोल्टेज होंगे अगर राहुल गांधी वापस लौटेंगे और आपके खिलाफ? साल 2014 में जब मेरी पार्टी ने मुझे वहां कैंडिडेट बनाकर भेजा, सच कहूं तो नाविका जी 60% बूथों पर टेबल लगाकर वोट मांगने की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए लगभग 22 से 28 दिन थे। उस वक्त एक आपका राइवल चैनल है आज तक, और मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं उसका नाम ले रही हूँ क्योंकि उनके एक संपादक हैं प्रभु चावला। प्रभु चावला ने मुलायम सिंह जी का एक इंटरव्यू किया कि मुलायम सिंह जी बताइए कि अमेठी की ये जो चुनावी लड़ाई है वो कैसी लड़ी गई। मुलायम सिंह जी ने डंके की चोट पर कहा कि सोनिया जी ने मुझे फ़ोन किया था कि राहुल की मदद कर दो, तो मैंने 1 लाख वोट ट्रांसफ़र कर दिया। नाविका जी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस चुनाव में मेरे और राहुल गांधी के बीच 1,05,000 वोटों का ही अंतर रह गया था। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर मुलायम सिंह यादव जी उस वक्त 1 लाख वोट ट्रांसफर नहीं करते तो उस चुनाव का परिणाम क्या होता। फिर आया साल 2019, तब भी सर्वेज ने कहा भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं जीत सकती। हम उस सीट को जीते, 55,120 की हमारी लीड रही। तब से लेकर आज तक एक बहुत बड़ा फर्क आया है। अमेठी में जिला पंचायत का चुनाव भाजपा कभी नहीं जीती थी, जीत चुकी है। अमेठी में आज भाजपा के 2 MLCs भी हैं। अमेठी के MLC के चुनाव में वोट करने वाली मैं पहली अमेठी की सांसद हूं। मतलब जो आज लोकतंत्र के बारे में इतना अध्ययन करके बोलने का प्रयास कर रहे हैं गांधी खानदान से, उन्होंने इस बात को तवज्जो कभी नहीं दी कि वहां एक MLC के चुनाव में हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है वोट देने की। अब रही बात 2022 के विधानसभा के चुनाव की। 2022 तक हमारे यहाँ 2000 बूथ हैं जहां पर हमारे नागरिक वोट डालने जाते हैं। हम एक थे 2014 में, धीरे धीरे पार्टी की व्यवस्था ऐसी बनी कि हमारे बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर 10 कार्यकर्ता आ गए, मतलब हम 20,000 लोग थे। 2022 का चुनाव अगर आपको याद है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा ने कमान संभाली थी। जी हाँ, और हाँ, तो अब मैं आपको उसके परिप्रेक्ष्य 209 शायद रैलीज भी की थी। अब कमान उनके हाथ में थी, तो अमेठी का परिणाम भी सुखद होना चाहिए था गांधी परिवार के लिए। मेरे यहाँ 5 विधानसभा हैं। 5 में से 4 विधानसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, जबकि दोनों प्रियंका जी, राहुल जी उस चुनाव में पधारे थे, पदयात्राएं की, कार्यक्रम किए, जॉइंट रैलीज की। जो 5वीं सीट पर उनके वोट आए वो थे 66,000, 66,000। ये सारे परिणाम आज भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। जहां जमानतें जब्त हुई और जिस सीट पर 66,000 वोट मिला, ये सारे वोट मिलाकर 2022 में कांग्रेस का कुल वोट अमेठी लोकसभा क्षेत्र में बचा 1,40,000। 2019 में राहुल गांधी को 4,13,000 वोट मिले थे। 22 तक ये घट के 1,40,000 हो गया। तब 2022 में 20,000 कार्यकर्ता थे, पर प्रत्याशी राहुल गांधी नहीं थे। ठीक है, तब जब प्रत्याशी वो थे तब 55,000 से हारे। तो 2024 में राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी इन अमेठी एंड नरेंद्र मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी वाड्रा इन वाराणसी। वैसे मैंने सिर्फ राहुल गांधी को भगोड़ा बोल के एक गलती की है। भागे तो मिसेस वाड्रा भी थी। बनारस से उन्होंने अपना जय घोष किया था, लड़ेंगे लड़ेंगे, एंड देन वमूस्ट। तो मेरा इतना मानना है 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी का नेतृत्व प्रधान सेवक के रूप में हमें मिलेगा। दैट मैन, नाविका जी, हैज नथिंग बट द कंट्री एज अ फैमिली। मोदी की संकल्प का केंद्र बिंदु राष्ट्र का उत्थान है। ये वो लोग हैं जिन्होंने यात्रा की निश्चित रूप से, लेकिन जाकर कश्मीर की वादियों में बर्फ के साथ खेले भी। ये वो घाटियां हैं नाविका जी जिसने बमबारी देखी, कश्मीरी पंडितों का खून देखा, वहां ये शीन जंग कर रहे थे, और फिर जाकर उन्हीं लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा कि हम धारा 370 ले आएंगे वापस। दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। नॉट एन इंच विल बी गिवन। 370 विल नेवर कम बैक।
These are people not with much political gravitas. But as destiny would have it, they would want to fight, so be it. India Alliance, is this a master stroke? नहीं, प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रांडिंग वो नाम ठीक है, नाम ठीक है, नाम ठीक है। और उसके बाद स्लोगन भी दे दिया उन्होंने, अब जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। नहीं, मैं प्योरली अपने अलायंस को इंडिया कहना, इट्स अ स्मार्ट मूव। आपने 2015 में एक गठबंधन की शुरुआती तौर पर उसको साथ किया था। महागठबंधन पहली बार प्रयोग ही हम लोगों ने 2015 में बिहार में किया था। ये शब्द जो है, अगर आप तो मीडिया में रहे हैं, महागठबंधन शब्द था ही नहीं 2015 से पहले। ये पहली बार 2015 में शब्द लिखा गया, महागठबंधन। उससे पहले तो गठबंधन होता था। देखिए, जहां तक इंडिया का सवाल है, विपक्ष के नजरिए से डेफिनेटली ये ठीक है, होना चाहिए, लोकतंत्र के हिसाब से भी ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप साथ में आ गए तो आप जीत जाएंगे। आज की जो स्थिति है, साथ में आ गए क्या? वो आए ना, अगर आ भी जाएं, एज्यूम करो एक बार, ये जो बहुत सारी हम लोग ये बात करते हैं कि भाई किसका सीट एडजस्टमेंट होगा, कौन चेहरा बनेगा, ये तो टीथिंग प्रॉब्लम है, वो रहेंगे ही, और इस तरह के महागठबंधन में हमेशा रहता है। लेकिन वो विषय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर साथ में सब आ भी जाएं तो भी अभी आज के परिप्रेक्ष्य में दे हैव ए लॉन्ग शॉट। मुझे लगता है कि बिगेस्ट वीक लिंक ये है कि उनके पास अभी भी कोई नैरेटिव नहीं है। अगर आप इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे तो कई बार लोग एग्जाम्पल देते हैं कि इंदिरा जी को 77 में हराया गया, सारे दल एक साथ आकर। फिर बीपी सिंह के भी साथ सारे दलों ने मिलकर कांग्रेस की सरकार, राजीव गांधी की सरकार को हराया था। लेकिन दोनों ही जगह पे पहले एक नैरेटिव था, पहले इमरजेंसी था, जेपी का आंदोलन था, उसके बाद दल एक हुए। सेम चीज आपको 89 में भी दिखी। पहले यहाँ भी नैरेटिव है, मोदी को हटाना है। हाँ, बस वो पीपल सेंट्रिक नैरेटिव नहीं है ना। जैसे उस समय इंदिरा हटाओ नहीं था, पहले इमरजेंसी था, इमरजेंसी के बाद परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जो भी उस समय मुद्दा था, जो जेपी ने आंदोलन खड़ा किया, उस आंदोलन की बुनियाद पे अलायंस बनाया गया जिसने हराया। बोफोर्स का मुद्दा था, वो नैरेटिव वो था, बोफोर्स, करप्शन, उसके बाद अलायंस बना। अभी आप वो नैरेटिव ही जब मिसिंग है, जब बेस ही मिसिंग है, तो फिर आप इकट्ठा हो रहे हैं, तो दैट बिकम्स ओनली मेयरली द कमिंग टुगेदर ऑफ द पार्टीज एंड द लीडर्स, नॉट नेसेसरली द पीपल ऑन द ग्राउंड। आपने कांग्रेस के दफ्तर में कोशिश की थी, मुझे लगता है 1-1.5 साल पहले, सबको प्रेजेंटेशन भी दी थी। वो अलायंस को लेकर नहीं था, वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए जो मेरा अपना नजरिया था वो मैंने प्रस्तुत किया था। और ये कांग्रेस का बड़प्पन था कि उन्होंने सबने हमें इतना टाइम दिया, उन्होंने सुना, देखा, समझा। मुझे उन्होंने ऑफर भी दिया, टू बी फेयर टू देम, कि भाई आइए इसको कीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई इस तरह से, जिस तरह से ये करना चाहते हैं उस तरह से ये कर नहीं पाएंगे, तो मैं भी अपना समय बर्बाद करूंगा। और बाकी कांग्रेस के पास लोगों की कमी तो है नहीं, हमसे बहुत ज्यादा होशियार लोग उनके साथ हैं, तो कर ही रहे अपना प्रयास। तो उनका नैरेटिव जो है कि इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का मुसलमान खतरे में है, ये नैरेटिव नहीं। अभी का जो नैरेटिव हम लोग को समझ में आ रहा है वो ये है कि मतलब ये जोड़ने तोड़ने वाली बात, अगर कुछ नैरेटिव है किसी स्तर पे, तो वो जोड़ने और तोड़ने की बात है। जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, जो स्लोगन की आपने बात करा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, तो सब कुछ उसके इर्द गिर्द है, जोड़ने तोड़ने वाली बात को। अब उसको लेकर समाज में कोई बहुत बड़ा, मैं ऐसी चीज हम लोग को नहीं दिख रही, मुझे नहीं दिख रही है कि उसके आधार पर बहुत बड़ा कोई ऐसी बात हो कि नहीं हमें इनको हटाना है। जब तक वो होगा नहीं, तब तक आप कितना भी समीकरण बना ले, वो चीज होनी। जैसे आपका नैरेटिव, मैं हमेशा कहता हूँ, हिंदुत्व को लेकर आपके पास कोई काउंटर है नहीं, नेशनलिज्म को लेकर आपको कोई काउंटर है नहीं। जितनी चीजें उदयनिधि स्टालिन ने तो कह दिया सनातन धर्म को इरेडिकेट करना है। जितनी चीजें हो रही हैं, चाहे वो ये चंद्रमा वाली बात हो, G20 हो रही, ये सब क्या है? ये सब न्यू नेशनलिज्म के कंपोनेंट हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई देश मोदी जी के ही साथ आगे बढ़ेगा, हमारी देश विदेशों में प्रतिष्ठा बढ़ी, देश विश्व गुरु बनने वाला है। ये सब जो बात है, सही है गलत है वो अलग बात है। इस चीज का जब तक आप काउंटर नहीं करेंगे, तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाजपा के 3 लीवर हैं। एक तो उनका आइडियोलॉजिकल हिंदू वाला जो बेस है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, अब तो कहीं वो धीरे धीरे बेस बन गया है, उसको फ्रंट पे नहीं है। उसके साथ इस सरकार ने, मोदी जी ने
नियो नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, जो भी आप कहना चाहे, उसका एक एडिशनल कवर बना दिया। और फिर उसके ऊपर से लाभार्थियों को लेकर आपने काउंटर थोड़ा बहुत करा है। जैसे अगर कर्नाटक में आपने कहा मैं 3,000 रुपए दे रहा हूं, तो लाभार्थियों का आपने काउंटर किया तो चर्चा बना। मध्य प्रदेश में भाजपा को रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। दे हैव नाउ स्टार्टेड सिमिलर थिंग। अगर जब तक इन तीनों चीजों पर उनको काउंटर नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि आपको बहुत सफलता मिलने की संभावना कम है। May I congratulate you for a stupendous success in the G20, though the G20 has been seen as the great Indian big fat wedding. On the one side were serious negotiations, so the serious track was there. On the other, there was all the frills and fancies of art, culture, meeting, greeting going on. And then, of course, there were a few relatives who were extremely upset. How do you see the G20, the outcome, and of course the opposition's reaction to it? Well, I think G20 Delhi Declaration is a landmark piece of a document. And right at the beginning, unhesitatingly, I'll give all the credit to Honorable Prime Minister. And you will say, obviously, you're a minister, therefore, no. He had a complete picture of how this has to be handled in the country. He wanted it to be taken in every state and conducted in such a manner that the people feel that this is happening for our good. It is going to give something back to India. This is not just an international event, but all of us have something to contribute to it. So all this was explicitly stated by the Prime Minister, even from the days when we were planning, much before he took it over from Indonesia in Bali. From the beginning, through the running in this 1 year, taking it to all states, showcasing the state's uniqueness, food, culture, their music, their festivals, their artwork, the craftsmen, everything was put in place. Now, is this something which is going to satisfy just our egos? No. Every member country and my counterparts have told me that India has actually handled it in such a way that it has lifted the entire G20 presidency for any country. But many say that the manner in which this was conducted was almost as if you were using this event to catapult you in election season and market not just the Prime Minister, but market that India, that is Bharat, and that Prime Minister and his government are almost synonymous with the country itself. How do you react to that criticism? Much before I react to all that, aren't they proud that India, in all its variety, in all its diversity, in all its cultural difference between one state to another, has been beautifully showcased? Are they not proud of it? Are they not proud that every delegate had a taste of all this for themselves? Was it possible within 1 year, even if you held a tourism year, India tourism year, would you have managed to do this much to draw the attention of top 20 countries of the world through their ministers and through their premiers, presidents, whoever, to draw attention to India, especially when the world is looking at one crisis after another with a sense of hopelessness? Wouldn't you think that this is a contribution that India has made to the world and in return got recognition? In response to the question, India held Asiad Games. India held non-aligned summit. Was it for showcasing the then prime ministers? Was it just for election purpose? Oh, if that was the way you ran it, good luck to you. You ran it then, you may run it and run it similarly whenever in distant future you get a chance. But I thought it was the right approach Prime Minister took, that it's an opportunity to showcase India in all its variety. And that's what he did. And that was before you, before me, before all of us. I think the opposition should get out of its negative mindset and first concede on what it has given us, and then do your politics.
down to China. It's the elephant in the room, at least in India. And the opposition in India has been saying that your government has been less than transparent on the issue of China. And of course, they've actually charged you with the fact that a lot of land has been ceded to China. Navika, first of all, whatever has happened in the last 3 years, whenever our disengagement has led to any outcome, which it has, we had a disengagement on Galwan, we had a disengagement on Pangong So, we had one on PP15, PP17A. We have actually gone to Parliament and made a statement to Parliament. Defence Minister has made a statement to Parliament. Now, obviously, when there is a live military situation, no government is going to put out, where the troops are deployed, in what numbers they are deployed, etc., unless you are wanting to help the other side, which I hope none of us do. Now, I want you to contrast this, okay? And I'll take you a little bit down memory lane. In 1986, there was a Chinese intrusion in a place called Sumdurongchu, okay? This became a big issue because the army chief at that time, General Sundarji, initiated a counter-response, and it took us from 1986 till 1995, 9 years to negotiate it. We finally got an outcome in 1995. Now, I'm not saying it will take us 9 years, but I want you to appreciate, even today, what was negotiated, what the outcome was, who moved back, which post, how much, is not public. Okay? And that's the problem, not public. No, because at that time, people did not play politics with it. This is not a problem. This is whether you take your national security seriously or not. If you feel national security is a football to be kicked around for politics, by all means. Now, but Dr. Jaishankar, Rahul Gandhi says he was in Ladakh a few weeks ago. Yeah, no, I look, again, I saw what he said. And he said, I now have this great concern about land. Okay? So tell me one thing. Did we not lose 38,000 square kilometers of land in the 1950s and 60s? Now, when Rahul Gandhi went to Olympics, he was not bothered about the land which we had lost. He has spoken recently very laudatory remarks about Belt and Road Initiative, when he was abroad. Belt and Road Initiative goes through Pakistan-occupied Kashmir. Is that not our land? So you have no concern about land when it comes to Belt and Road. You have no concern about lands which were lost earlier during Nehru's time. Suddenly, you now seize on something and say, oh, I have great concern about land. Dr. Jaishankar, let's do a fun rapid fire round. Okay. You're all charged up. With which you will end this, right? With which I'll end this, provided you give us some very interesting answers. Life as a diplomat or life as a politician? Which one is better? If you get it in the right sequence, both are good. Russia or China? I learned Russian as my foreign service language. Okay, so Russia better than China. By the way, US and China. I've been ambassador in China. You've said your answer and people will make their own conclusions. Okay. US or China? I've done 2 postings in the United States. One in China. So US is better. One. I didn't say that. You said that. Yeah, I mean, I have to help people make their conclusions. Your relationship with Prime Minister Modi? Good, I think. Okay. And your choice between Rahul Gandhi, Mamata Banerjee, Nitish Kumar, Sharad Pawar, Akhilesh Yadav? This is where the rapid fire runs out of ammunition. So thank you very much. So you have no choices among these? Super. Anil
अग्रवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की बिहार से, आप मुंबई आए मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग करने के लिए। वहां से यहां तक का जो आपका सफर था, उसके मेन कॉर्नरस्टोन्स क्या हैं? एक तो आग थी दिल में कि कुछ कर गुजरना है, और थिक स्किन थी। किसी ने मारा भी, दुत्कारा भी, भगा भी दिया, फिर भी खड़े रहे। कहीं ना कहीं हमारे बिहारियों में एक है, हम लोग किसी न किसी तरह से चीज को बटा लेते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे करके उसको निकाल लेते हैं। तो ये मैंने उसको छोड़ा नहीं। अगर कहीं भी मैं गया, बंबई भी आया, तो लोगों को मेरे दादाजी कहते थे कि निभ जाना और निभा लेना, पीठ ठोक के काम करा लेना। ये छोटी छोटी बातों से हम लोग आगे बढ़ते चले गए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी कंपनी ने पिछले 8 सालों में 3.5 लाख करोड़ का टैक्स दिया है। इतनी तो शायद बिहार की इकोनॉमी नहीं होगी जितना आपकी कंपनी ने टैक्स दिया है। अब ये टैक्स तो आपने दिया है, ये देश की तरफ एक फर्ज भी है, लेकिन दूसरी तरफ आज बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का क्या होगा। 18 बिलियन तक आप आए, पर अब आपका डेट एक कंसर्न एरिया है। हाउ बिग अ चैलेंज इज दिस फॉर यू? 1% का भी कोई चैलेंज नहीं है। अनिल अग्रवाल आज तक अपने वादे और अपना कमिटमेंट कभी भी खराब नहीं होने दिया है। तकलीफें तो आती रहेंगी, कुछ फिर हम भगवान तो है नहीं, दिल में इच्छाएं हैं, लेकिन गवर्नेंस में कभी फेल नहीं होते हैं। तकलीफ आराम में होती रहती है, लेकिन मेरे इन्वेस्टर, मेरे लोग, मेरी बैंकें मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के जुड़ी हुई हैं। एक बिहार का लड़का एक बक्सा लेके हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरता है, खाली इसी भाव से कि मेरे को अपनी कंपनी लिस्ट करानी है, क्योंकि मैं बंबई में लिस्टिंग मेरी है, उसकी वैल्यू 40 करोड़ की होती है, वो घट के 20 करोड़ हो जाती है। कभी ये रेट आ जाती है, कभी वो रेट आ जाती है। बीवी बच्चों को पटाया करके लंदन पहुंचे, खाली ख्वाब था कि वहां पे पूल ऑफ फंड है, और मेरी बीवी जो खाना बनाती थी और सब लोगों को बुला के खिलाती थी, और लोग खाना खाने आते थे, कोई सलाह देने नहीं आता था, या मैं चलते चलो। और आप विश्वास रखिए, 3 साल में 35 बिलियन डॉलर हमने इकट्ठे किए, और सारा का सारा पैसा मैं कहीं भी लगा सकता था, लेकिन मेरा दिल था कि मेरे को, क्योंकि मैं बचपन में शेयर टैक्सी में 8 लोगों के साथ बैठ के बाबूजी के साथ में रेणुकूट जाता था, एक ट्रक माल लेने के लिए। मैं बाबूजी को बोलता था एक दिन 4 आदमी बैठ के हम लोग एम्बेसडर में बैठेंगे, ऐसा मेरा ख्वाब था। और ऐसी जब फैक्ट्री मैंने देखी, एक फैक्ट्री ऐसी मेरी भी होनी चाहिए, और सपने पूरे हुए। अनिल अग्रवाल जी, क्या आज ऐसा वातावरण है कि कोई हाथ पकड़ के कहेगा कि ये भारत का लड़का है, ऐसे करो? आजकल तो इस तरह का एटमॉस्फेयर है कि लोग कह देंगे कि अगर कोई आपकी मदद करेगा सरकार में, तो कह देंगे सूट बूट की सरकार है। इस पूरे रवैये को आप कैसे देखते हैं, नैरेटिव को कैसे देखते हैं? ये पुराने दुख है लोगों के, लेकिन आप जैसे हम लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, हम लोग कुछ भी करते हैं तो हमको सम्मान से देखा जाता है कि नहीं, ये वेल्थ क्रिएटर हैं, अब प्राइम मिनिस्टर होंगे, सबसे पहले हम ही लोगों को बुलाते हैं, आगे करते हैं, कोई भी राय मशवरा होती है वो करते हैं। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, यही बातें हैं। तो कहीं ये तो बीत ना जाए रहना। अभी हिंदुस्तान का टाइम आया है, युवाओं का टाइम आया है, मोदी जी का टाइम आया है। जो 4-5 चीजें हम लोग जो करना चाहते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जो हमारे एक ही चीज समझ में आती है, एंटरप्रेन्योर। जितना उनको साथ देंगे, स्टार्टअप को जो मोदी जी ने साथ दिया है, सबका विकास सबका साथ, आत्मनिर्भर भारत, हमारे हिंदुस्तान के लोग पूरी दुनिया में हर चीज बनाते हैं, यहां भी बनाएं, लोग साथ दें, बैंक वाले उनका साथ दें। डेमोक्रेटिक कंट्री में मोदी जी ने भी कहा है, धीरे धीरे, गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस चलाना,
उनका तो काम है कि लोगों की देखभाल करना, वो कहीं दुनिया में नहीं है। वो धीरे धीरे भी कम होगा और हो रहा है। आपको लगता नहीं कि लोग कहेंगे कि ये देखो मोदी भक्त है और ये मोदी सरकार इसको इसीलिए सपोर्ट करती है, और आप मोदी जी के बारे में इतना कुछ कह रहे हैं, तो आपका भी एक ऐसा नैरेटिव बनेगा कि ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी कंपनी पर इस वक्त परेशानियां हैं? परेशानियां तो आती रहती हैं, और परेशानी क्यों नहीं आएगी? परेशानियां तो अपने इस शरीर में जन्म लिया है तो शरीर की परेशानी भी आती है, परिवार की भी आती है, व्यापार की भी आती है, लेकिन मन साफ है। लेकिन हम जो हमारे लीडर है उसकी अगर तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे भाई? हम लोग जेपी आंदोलन में थे, कदम कुआं में रहते थे, खड़े होकर आंदोलन किया था। हम लोग हार्डिंग पार्क में जाके हल्ला गुल्ला करते थे क्योंकि वो हमारे लीडर थे उस समय के। आज हमारे मोदी जी हमारे लीडर हैं, उनके बारे में नहीं बोलेंगे तो किसके बारे में बोलेंगे? चुप बैठे रहेंगे? उनके नाम से तो हम रोशन हैं। मैं सबसे ज्यादा अगर कोई मेरे को गिल्ट फील होता है लाइफ में, एक यही होता है कि बिहार में कोई इंडस्ट्री मैंने नहीं लगाई। तो ये सपना कब साकार होगा? जैसे ही कोई, क्योंकि हमारे पास शेयर होल्डर के पैसे हैं, बैंकों के पैसे हैं, उनको मेरे को सही जगह ही लगाना पड़ेगा, सही टाइम पे ही लगाना पड़ेगा, और सबको मालूम भी है। ये बहुत कम दिनों की बात है। नीतीश कुमार जी वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं और काफी देर से हैं, सुशासन बाबू कहा जाता है उन्हें। अब भी आपको लगता है कि वहां पर अपॉर्चुनिटीज कम है इन्वेस्टमेंट की? नहीं, अपॉर्चुनिटी, मैं जिस क्षेत्र में हूं उस क्षेत्र में उनका रॉ मटेरियल सारा झारखंड में है और वो दूसरे राज्य में है। यहां से वहां या लाना, उनमें अलायंस नहीं है, उनमें आपस में तालमेल नहीं है, तो हम लोग उस चक्कर में नहीं जाना चाहते। लेकिन आंखें और एकदम चौखट पे बैठे हुए हैं कि जैसी अपॉर्चुनिटी आएगी उसमें हम आगे बढ़ेंगे। आपको कौन देखकर मानेगा कि कहाँ 400 450 रुपए लेकर आप निकले थे, $18 बिलियन की कंपनी चलाते हैं, तो कुछ तो ऐसी आदतें हुई होंगी, बड़ी गाड़ी, बड़ा कुछ तो शौक ऐसे हुए होंगे जो लोग कहते हैं अमीरों के शौक होते हैं। मैं युवाओं को यही बोलता हूं कि सपने देखना किसी के बाप की वो नहीं है। आप भी सपने देख सकते हो, सपने देखना। पर सपने सबके तो पूरे नहीं होते। क्या फर्क पड़ता है? शाहरुख खान बनने के लिए हर आदमी बॉम्बे पहुंचता है, ये पहुंचता है, चाय की चुस्की मारता है, बोलता है कल बन जाऊंगा। तो सपने देखना जरूरी है। सपने देखना जरूरी। और सपनों को साकार कैसे करना, उसका कोई फॉर्मूला? वो तो अपने शास्त्रों में लिखा है, कर्म करते चलो, फल छोड़ दो। वो होगा ही, कभी अपने मन को खराब मत करो।